इन द लास्ट क्लास हमने फर्स्ट इवेंट, सेकंड एंड थर्ड 3 इवेंट्स पे बात की है ना। पहली इवेंट हमारी क्या थी बताइए? व्हाट वाज द इवेंट फर्स्ट? गेटिंग 7, getting sum on the top of the dice, on the top of dices equal to 7. This is our first event. What was the second event? बताइए। Sum of even number. हाँ, sum of the top of the dice equal to even number, है ना? This was the second event. Okay. Now you have calculated probability for this, you have calculated probability for this also. So probability for the first event you have calculated, I think it was 1/2, and probability for the second event, how much was this? I think this was 1/2 and getting 7 was 1/6. ध्यान से देखिए। Yes sir. Getting 7 was 1/6, है ना? There were 6 favorable outcomes. So getting 7 was 1/6. Getting even number is 1/2. So now what is the information about this event? ये बताओ, ये दोनों इवेंट कैसी इवेंट्स हैं? क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट है? क्या ये एक्सक्लूसिव इवेंट है? आपने एक वर्ड सुना होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट। इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन बताइए, यस नो। ये दोनों इवेंट आप, हाँ बोलिए, क्या ये एग्जॉस्टिव है? Exhaustive because both are different. Both are different. Because it is 7. 7 is not an even number, so it is an odd number, and we are finding in second case about even number, sum of even number, so it is exhaustive. आपके हिसाब से ये एग्जॉस्टिव हैं दोनों, है ना? Yes sir. A and B are exhaustive as per you. आपका नाम बताइए। प्रत्युष। प्रत्युष, प्रत्युष आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों इवेंट एग्जॉस्टिव हैं, है ना? Yes sir. तो जरा सा हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि ये दोनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव नहीं है, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जॉस्टिव की सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि हम कैसे पहचानते हैं कि इवेंट एग्जॉस्टिव हैं या नहीं है। तो आप में से कोई बताएगा कि कैसे पहचानी जाती है इवेंट एग्जॉस्टिव है या नहीं है? जैसे प्रत्युष ने कहा कि ये इवेंट डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंट होने को हम एग्जॉस्टिव कहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, है ना? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये नहीं है कि वो इवेंट डिफरेंट है। डिफरेंट होने को तो हम कहते हैं कि वो इवेंट, अभी आते हैं इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे आते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब है, कोई बताएगा? एनीवन? व्हाट यू मीन बाय द एग्जॉस्टिव इवेंट? चलिए मैं बताता हूं। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है, सपोज आपके पास कोई स्पेस है, दिस इज द स्पेस, ठीक है? अब इसमें से एक इवेंट ए है, दूसरी इवेंट बी है। बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है आपस में, ए और बी में? Yes sir. Nothing is common, है ना? So this is the first event, this is the second event, nothing is common, so I can say P intersection is 0. तो जब probability of P A intersection B is 0, in that case the events are mutually exclusive. बहुत ध्यान से समझिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इंटरसेक्शन पार्ट इज 0, उनका कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन। अब देखो ए इवेंट में तो 7 आ रहा है, तो ए इवेंट ऐसी इवेंट है जिसमें हमारा सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना? तो ए इवेंट में तो 7 आ रहा है। बी इवेंट में हमारा सम
2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है। ये हमारी बी इवेंट है। क्या इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन है? नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन। सो दैट्स व्हाई बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, अब आते हैं एग्जॉस्टिव पे। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप सम कर दो। इस वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दूसरी वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। इन दोनों को टोटल करके देखो, क्या इसका आंसर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा होगा? 2/3 आ रहा होगा। आप टोटल करके देखिए, तो द टोटल इज 2/3, है ना? तो इस वाले पोर्शन का प्रोबेबिलिटी, इस पोर्शन का प्रोबेबिलिटी, दोनों का समेशन इज 2/3, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एरिया रह गया। ये देखो, ये जो मैंने एरिया शेडेड कर दिया है ना, ये एरिया आपका रह गया। तो जब एरिया बैलेंस रह जाए, इसका मतलब इवेंट एग्जॉस्टिव नहीं है ना? अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं कि उसमें एग्जॉस्टिव इवेंट का कैसे आप डायग्राम से पता लगा सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई स्पेस है, ये मेरी फर्स्ट इवेंट है, लेट B1, दिस इज इवेंट नंबर B2, दिस इज B3 एंड दिस इज B4। ठीक है, ये टोटल स्पेस है। अब इस केस में देखो, टोटल एरिया इज कवर्ड बाय B1, B2, B3, B4। अब इसके अलावा तो कोई एरिया बचा नहीं, है ना? तो इस केस में यदि मैं इन चारों का टोटल करूंगा, PB1, PB2, PB3 प्लस PB4, मतलब चारों की प्रोबेबिलिटी का मैं टोटल करूंगा, देन आई विल गेट 1 सर्टेनली। पक्का मुझे 1 मिलने वाला है, क्योंकि टोटल एरिया कवर हो गया इन चारों इवेंट से। नथिंग इज बैलेंस। अब मान लीजिए एक डायग्राम ऐसा होता, दिस वाज द टोटल एरिया, this is B1, this is B2, this is B3, this is B4, B1, B2, B3, B4। अब मैं इस केस में यदि प्रोबेबिलिटी का टोटल करूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या मुझे 1 मिलने वाला है? नो, बिकॉज सम स्पेस इज अवेलेबल। ऐसा भी अभी कुछ एरिया बाकी है, मतलब इन चारों इवेंट्स ने टोटल एरिया को कवर नहीं किया है, टोटल आउटकम्स को कवर नहीं किया है। तो जब हमारी इवेंट्स टोटल आउटकम्स को कवर कर लेती हैं, टोटल रीजन को कवर कर लेती हैं, तब हमारी इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कही जाती है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कही जाती है। तो इस केस में यदि आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, तो आपकी ये चारों इवेंट एग्जॉस्टिव हैं। यदि आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, तो आपकी इवेंट्स एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो प्रत्युष, अब बताइए, क्या हमारी जो अभी इवेंट थी वो एग्जॉस्टिव है या नहीं? सर एग्जॉस्टिव नहीं है सर। यस, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, अच्छा एक चीज और, ये B1, B2, B3, B4, ये कैसे इवेंट्स हैं? एग्जॉस्टिव हैं। क्या ये एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? बताओ इनके बारे में, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? इस फिगर की बात कर रहा हूँ, Yes, इसी फिगर की, sir. B1, B2। सो दे आर एक्सक्लूसिव आल्सो, दोनों हैं ये। इनके बीच में कॉमन भी कुछ नहीं है, ना तो B1, B2 में कुछ कॉमन है, ना B1, B4 में कुछ कॉमन है, ना B2, B3 में कुछ कॉमन है। नथिंग इज कॉमन, है ना? नथिंग इज कॉमन। सो इवेंट्स आर mutually exclusive, all the events are mutually exclusive and the summation is also 1, that's why the events are exhaustive also। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपको, ठीक है? मान लीजिए एक टीम ले लेते हैं, सपोज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के 10 मैच का मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूं, है ना? उसके 10 मैच जो उसने प्ले किए हैं, लास्ट 10 मैचेस, और उनको मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दे रहा हूं, ठीक है? आउट ऑफ 10, 6 मैच ऑस्ट्रेलिया
बैटेड फर्स्ट एंड वन, है ना, पहले बैटिंग की और जीत गई। 10 मैचों में से 6 मैच ऐसे हैं जिसमें बैटिंग पहले की और वो जीत गई। ठीक है, राइट। अब 8 मैच ऐसे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती। 10 मैचों की हिस्ट्री दी है मैंने आपको। 6 मैच ऐसे जिसमें उसने बैटिंग पहले की और जीती, और 8 मैच ऐसे हैं जिसमें उन्होंने जो वो जीती। ठीक है, अब मान लीजिए एक 11वां मैच खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, 11th मैच। ठीक है, अब इस 11th मैच में आपको ये बताना है कि यदि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे और जीत जाए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। मेरा पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ऑस्ट्रेलिया के लास्ट 10 मैचेस की हिस्ट्री आप देखो। जब कुछ हिस्टोरिकल डाटा होता है ना, तभी तो हम उसको मॉडल में कन्वर्ट कर पाते हैं, तभी तो उसकी डाटा एनालिसिस कर पाते हैं, है ना। उस डाटा के एनालिटिक्स के बेस पर हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, है ना, और वो डिसीजंस हमारे यूजफुल डिसीजंस हमारी वर्किंग में, है ना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, वेट कम, सो मेनी ऑप्शंस। तो अब यहाँ पे मान लीजिए किसी को वो करनी है, प्रोडिक्शन करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, तो 11वां मैच बताओ, अभी आप ऑस्ट्रेलिया को 6 मैच खिलाने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है 3 मैच जीत जाएगी। सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एवरी फील्ड, है ना, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, इलेक्शन का फील्ड हो, हर जगह पे फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। और फोरकास्टिंग के केस में प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है ना। तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, इसका मतलब उसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। उसी बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं और वो डिसीजंस काफी हद तक सही रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बल मतलब वो 100%, बट 99%, 95% उनकी ऑकरेंस के चांसेस होते हैं। तो कौन बताएगा आप में से? एक रैंडम मैच खिला रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, और उसमें वो बैटिंग करे और जीते। तो देखो ऐसे केसेस में कैसे सॉल्व करते हैं। बैटेड फर्स्ट, आप एक इवेंट बनाइए, है ना, एक इवेंट बनाइए। सपोज बी इज द इवेंट ऑफ बैटेड फर्स्ट। फर्स्ट बैटिंग करना एक इवेंट है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम को कैसे मॉडल करेंगे, तो एक इवेंट हमने बनाई कि फर्स्ट बैटिंग करना एक इवेंट है। दूसरी हमने एक इवेंट बनाई डब्लू, कि जीतना एक इवेंट है ना, जीतना और हारना। जीतना एक इवेंट है, हारना एक इवेंट है। तो अब हमारी प्रॉब्लम में एक तो जीतना इन्वॉल्व है और एक बैटिंग करना इन्वॉल्व है, तो 2 इवेंट तो ये हो गए, ठीक है। अब एक तीसरी इवेंट और है, ठीक है। तीसरी इवेंट क्या है कि बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग करे और उसके बाद वो जीते। तो बैटिंग फर्स्ट मतलब ये वाली इवेंट हमको गिवन है ना, गिवन मतलब बैटिंग तो पहले लेनी है, दिस इज गिवन टू यू। तो उस केस में हम इवेंट को कहते हैं W/B। W/B का मतलब है बैटिंग इज गिवन, मतलब बैटिंग पहले कर रहे हो और फिर जीत रहे हो। तो इसको मैं क्या कहूंगा, बैटेड फर्स्ट एंड वन। 3 इवेंट बना दी मैंने इस प्रॉब्लम में। एक इवेंट है बैटिंग करना, बैटिंग पहले करना, एक इवेंट है जीतना, और एक थर्ड इवेंट है बैटिंग करके जीतना, बैटिंग पहले करके जीतना। आई थिंक इट इज क्लियर। थोड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी आपको। तो अब आपको ये बताना है कि PW/B, ये जो प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं, इसका एक नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है सम कंडीशन इज गिवन टू यू, है ना। तो आपको क्या गिवन है, बैटिंग फर्स्ट इज गिवन टू यू और आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो
W इज डिफरेंट इवेंट, W मतलब जीतना है, सिर्फ जीतने से मतलब है, और W/B का मतलब है बैटिंग पहले गिवन है और फिर जीतना है। ठीक है, तो ये 3 इवेंट आपको क्लियर हो गई। ये सिंपल इवेंट है, ये सिंपल इवेंट है, ये एक तरह की कंडीशनल इवेंट है। ठीक है, कंडीशनल इवेंट के केस में जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा आपको एक वेन डायग्राम से बताते हैं, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताएंगे भी आपको। मान लीजिए मैंने इसे क्लियर किया। अब देखो, आपके पास एक इवेंट है बैटिंग, तो ये सर्किल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटिंग, और एक इवेंट है 1 जीतना, है ना। एक और डायग्राम बना रहा हूं, एक इवेंट है बैटिंग, एक इवेंट है 1, पहली इवेंट बैटिंग, दूसरी इवेंट है 1। बताओ ये डायग्राम सही है या ये डायग्राम सही है, नीचे वाला बताओ, दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, बैटिंग करना और जीतना, दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं? यस सर, नीचे वाला हो सकता है ना। हाँ, Yes, तो sir. ऊपर वाली फिगर गलत है ना, मैंने जस्ट बनाया है आपको समझाने के लिए, बट इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग। आपको खुद ही तय करना है कौन सा डायग्राम सही होगा कौन सा गलत होगा। तो ये डायग्राम ठीक है ना, बैटिंग करना और 1 करने में एक कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ये पहला सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है, PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैटिंग, पहला सर्किल। दूसरा सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। और ये जो हैचेड पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन W, B इंटरसेक्शन W, B is betting, W is winning, so this is the intersection part। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बैटिंग इज गिवन, यू हैव टू विन W/B, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है ना। तो बैटिंग इज गिवन मतलब बैटिंग तो आप पहले कर ही रहे हो, ठीक है, और जीतना है, तो कौन सा पार्ट आपके लिए फेवरेबल है बताओ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, यही तो होती है डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन यही है। अब मुझे इस इवेंट की W/B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो न्यूमरेटर होगा फेवरेबल आउटकम्स। तो अब इस डायग्राम में देखो मेरे लिए कौन सा एरिया फेवरेबल है इस इवेंट के हिसाब से, W/B, बैटिंग करूं और जीतूं, तो मेरे लिए ये कॉमन एरिया, ये जो कॉमन एरिया है ये मेरे लिए फेवरेबल है। तो आई विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन W डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स क्या होंगे, बैटिंग तो पहले करनी है, सो इट इज P ऑफ B। सो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी आपने डिराइव नहीं करा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा आपने, पर इसको डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला PW/B की जो वैल्यू होती है वो P W इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं इसको, B इंटरसेक्शन W और W इंटरसेक्शन B एक ही बात है ना, B इंटरसेक्शन W और W इंटरसेक्शन B ये एक ही चीज है। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। अब इस फॉर्मूले को मैं जरा सा, अभी मैंने B और W पे लिखा है, अब मैं इसको सिंपल वे में लिख देता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास 2 इवेंट हैं, एक इवेंट C, एक इवेंट D। तो C गिवन D, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, P दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय PD, ये याद रखना है। न्यूमरेटर होगा दोनों का इंटरसेक्शन, डिनोमिनेटर होगा PD, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी C गिवन D। बहुत ध्यान से समझिए, C/D का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन D, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट C गिवन इवेंट D। अच्छा, अब मुझे जरा ये बता दीजिए, D गिवन C कितना होगा, उल्टा कर दिया मैंने,
नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? न्यूमरेटर तो वही रहेगा, न्यूमरेटर इज सेम A intersection C. सर नीचे डिवाइडेड सी आ बाय जाएगा। पीसी। प्रोबेबिलिटी सी। वेरी गुड वेरी गुड। PC. मेरे ख्याल से अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को समझ पाए, है ना। अब इस पे बस एक एग्जांपल कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल, और फिर हम क्लास को लीव करेंगे, ठीक है। तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है। तो अब हमने पिछली क्लास में लिया था डाइस का प्रॉब्लम, अब हम लेंगे कॉइन की प्रॉब्लम, ठीक है। आपके पास कॉइन है 3 कॉइन्स। कितने कॉइन्स हैं आपके पास? 3 कॉइन्स। इस 3 कॉइन्स में से 2 कॉइन रेगुलर हैं एंड 1 कॉइन इज इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब है एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ टेल है, हेड एंड टेल, यही तो होता है कॉइन पे, हेड एंड टेल। इर्रेगुलर का मतलब है दोनों तरफ हेड ही हेड है, दोनों तरफ टेल ही टेल है, तब भी रेगुलर है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम में हमने बता दिया आपको कि वो दोनों तरफ उसमें हेड है, ठीक है। सो 2 कॉइन्स आर रेगुलर एंड 1 कॉइन इज इर्रेगुलर, 3 कॉइन्स आर देयर। अब आपको किसी एक कॉइन को रैंडमली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट 1 कॉइन रैंडमली, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसको थ्रो करना है। थ्रो करने के बाद हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? बताओ, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? कुछ भी मिल सकता है, हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने यदि फर्स्ट कॉन, मान लो मेरा रैंडमली फर्स्ट कॉन आया तो उसमें हेड भी है टेल भी है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यदि मैंने दूसरा कॉइन सेलेक्ट किया होता तब भी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। यदि मेरा थर्ड कॉइन सेलेक्ट हुआ होता तो उस केस में सिर्फ हेड ही आता, टेल आने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती थर्ड कॉइन के केस में, ठीक है। लेकिन हमने तो कॉइन कैसे सेलेक्ट किया? रैंडमली सेलेक्ट किया और उसे थ्रो किया, तो थ्रो होने के बाद में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, करेक्ट। अब आपको बताना है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कितने लोग कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को आप में से? बताइए। क्या असाइनमेंट लेना चाहोगे इसका या मैं बता दूं? बताइए। यस प्रत्युष, कैन यू डू इट? यस सर, कोशिश करते हैं। हाँ कोशिश करिए। प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू? यस सर। प्रॉब्लम इज क्लियर। प्रॉब्लम आप चाहें तो इसका वो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। वैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा लेक्चर्स की, ना। तो देयर आर 3 कॉइन्स, 2 आर रेगुलर, 1 इज इर्रेगुलर। यू हैव टू सेलेक्ट 1 कॉइन randomly and you have to throw it and you have to tell what is the probability of getting head, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को आपको मॉडल करना है। देखो हमें तो मॉडलिंग पढ़नी है ना, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, यही तो प्रॉब्लम है हमारा सब्जेक्ट, मॉडलिंग। तो अब ये प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी, अब इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है? मॉडल करना है। मॉडल करने से इसका क्या निकलेगा? सॉल्यूशन, ठीक है। और मान लीजिए सॉल्यूशन में आंसर आया 0.95 सपोज, तो आप एक कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ यार इस पर्टिकुलर केस में हेड आने के चांसेस 95% है ना। अब मान लो ये हेड की प्रॉब्लम नहीं है, ये रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, तो इस पर्टिकुलर केस में रेवेन्यू के मैक्सिमाइज होने के चांसेस 95% है। और जब आप ये बात कहीं कहोगे किसी इंडस्ट्री में कि रेवेन्यू होने के चांसेस 95% हैं, तो इस बात के तो बड़ा वजूद होगा, बड़ी वैल्यू होगी। भाई कौन नहीं चाहेगा कि मेरा रेवेन्यू बढ़ जाए? समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर आपकी वैल्यू बन जाएगी। सपोज यू कैन मॉडल द प्रॉब्लम एंड यू कैन गिव सॉल्यूशंस, है ना, और उससे कुछ डिसीजन मेकिंग प्रॉपर निकल रही है, अच्छी डिसीजन मेकिंग निकल रही है, देन यू कैन गिव द। और डिसीजन निकालने के लिए आपको मॉडल करना पड़ेगा, मॉडल के लिए प्रोबेबिलिटी मतलब समझना पड़ेगा।
Without understanding the probability in detail, you can't model the problem. ठीक है सर तो हाँ बोलिए सर इसका आंसर 2/3 है। इसका आंसर 2/3 2/3 2/3 ठीक आंसर ठीक है आपका है ना यस सर। योर आंसर इज करेक्ट सो आंसर इज 2/3 नाउ गिव द सॉल्यूशन यदि आपने कर ही लिया है यस सर। तो ये बताइए मैं जरा सा इसको क्लियर कर देता हूँ वेरी गुड आपका नाम क्या है सर रोहित कुमार सिंह। रोहित कुमार वेरी गुड तो आप मुझे अब सॉल्यूशन बताएंगे ओके कि सर। आपने इसको कैसे किया है ठीक है चलिए बोलिए सर सबसे पहले मैंने फर्स्ट 3 कॉइन है सर। हाँ सर फर्स्ट कॉइन लिया उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 वेरी गुड इनटू। आपने इवेंट क्या क्या बनाई है पहले आप हमें ये बता दो नहीं सर मैंने Events वो क्या? सर डायरेक्ट किया है सर, उससे नहीं किया सर। नहीं डायरेक्ट करोगे ना तो आपका आंसर भले ठीक आ गया बट यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम आपके मेथड को आपके प्रॉब्लम्स को दूसरे लोग समझ पाए ना कम्युनिकेट आप करोगे कम्युनिकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट है ना आपने खुद कर लिया और आपको समझ में आ गया दूसरों को नहीं समझ में आ रहा है ना कौन सी इवेंट क्या है देन इट इज आल्सो नॉट गुड तो आप ये बताइए कि आपने कितनी इवेंट ली हैं इसमें इस पूरी प्रॉब्लम में कितनी इवेंट से आपने काम नहीं सर इवेंट से नहीं किया सर, डायरेक्ट जो प्रोबेबिलिटी से करते थे सर पहले वैसे ही किया है नहीं, सर। हाँ नहीं ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि इवेंट से नहीं किया क्योंकि प्रोबेबिलिटी से किया है मतलब प्रोबेबिलिटी तो किसी न किसी इवेंट की तो होती है आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने इवेंट से नहीं किया प्रोबेबिलिटी से किया है ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है नहीं ना? सर मैंने बताऊं कैसे किया सर। सर हाँ, बोलो। जैसे 3 कॉइन में से एक कॉइन की 1/3 होती है सर। हाँ तो आप एक इवेंट बनाओ selection of one coin selection of 1 कॉइन। one coin this is your event यस so सर। let A is the event selection of coin अब coin का मैं C ले लेता हूं मान लीजिए कि C event है C is the event selection of one coin out of 3 तो सीधी सीधी बात है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो आपके केस में C इक्वल टू 1/3 हो गया ठीक है अब आगे बढ़ेंगे सर फिर मैंने लिया सर जो मैंने कॉइन सेलेक्ट किया है वो सही वाला कॉइन है, जैसे सर हेड और टेल है उसमें। हाँ तो सर उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ठीक है रेगुलर वाले कॉइन में यस सर। तो 1/3 इंटू 1/2। हाँ नहीं तो ये इवेंट क्या है व्हाट इज दिस इवेंट आप पहले इवेंट पहचानो आप इवेंट बताओ फिर प्रोबेबिलिटी बताओ आपने एक कॉइन सेलेक्ट किया दिस इज वन इवेंट ठीक है अब दूसरी इवेंट क्या है अच्छा बताओ ये प्रॉब्लम ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है सर प्रोबेबिलिटी का है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल का नहीं है ये है नहीं सर उससे भी कर सकते हैं सर, किसी से भी कर सकते हैं। नहीं किसी से भी ऐसा नहीं कर सकते हैं आप जो भी कर रहे हैं आप कर तो उसे रहे होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं है ना तो वो तो कंडीशनल ही रही है तो देखिए जरा सा इस प्रॉब्लम को देखिए दिस इज द टोटल स्पेस ठीक है ये मान लेते हैं कॉइन 1 सिलेक्शन ऑफ कॉइन 1 ये मान लेते हैं सिलेक्शन ऑफ कॉइन 2 और जो बच गया वो क्या पार्ट है कॉइन 3 ठीक है क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन होगा क्या इन तीनों इवेंट में कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3 में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ कॉमन है क्या आपस में नथिंग इज कॉमन so these three events are mutually exclusive अब बताइए क्या ये एग्जॉस्टिव भी हैं क्या नहीं यस दे आर एग्जॉस्टिव आल्सो कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3 के अलावा कोई कॉइन 4 तो है नहीं हमारे पास प्रॉब्लम में 3 ही कॉइन है ना यस सर। ये प्रॉब्लम एग्जॉस्टिव भी है एक्सक्लूसिव भी है ठीक है अब देखिए मैं एक इवेंट बना रहा हूं ये इवेंट बनाई मैंने सर्किल में थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको तो चलिए
ये मैंने एक इवेंट बना दी, ये नीले वाले पोर्शन को देखना, ठीक है। ये जो नीले वाला पोर्शन है ये है कि हेड मिले, यू आर गेटिंग हेड, यू आर गेटिंग हेड, ये इवेंट है। तो देखो सी का मतलब है सिलेक्शन ऑफ द कॉइन, दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/3, ठीक है। दूसरी जो ये वाली इवेंट है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे आपको हेड मिले गिवन सी, यू आर गेटिंग हेड गिवन सी। सी मतलब कॉइन सेलेक्ट हो चुका है, कॉइन वाली इवेंट हो चुकी है, आपने कोई एक कॉइन सेलेक्ट कर लिया है और अब आपको हेड मिले, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये ब्लू सर्किल जो है ये कंडीशनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। मान लीजिए कॉइन 1 और कॉइन 1 वाली इवेंट और ये वाला पार्ट कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ये एरिया कॉमन है किसके किसके बीच में, फर्स्ट कॉइन एंड हेड के बीच में, फर्स्ट कॉइन और हेड के बीच में यही एरिया कॉमन है। देखिए जो ये ब्लू सर्किल आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू सर्किल का मतलब है हेड आना, मैंने लिखा है ना, ब्लू सर्किल का मतलब हेड है। अब ब्लू सर्किल को यदि आप हटा दें तो बचा हुआ जो एरिया है वो क्या है, वो टेल का एरिया है। सो टोटल एरिया इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड टेल। ब्लू सर्किल हेड का पार्ट है और उस ब्लू सर्किल को हटा के जो भी एरिया है वो टेल का पार्ट है। अब प्रॉब्लम आपसे क्या पूछ रहा है कि आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी में आप क्या करेंगे, आपने एक इवेंट बना दी कॉइन इज सेलेक्टेड, एक इवेंट बना दी हेड व्हेन द कॉइन इज सेलेक्टेड, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे आप बताइए, बोलो कौन बता रहे थे, रोहित। इवेंट समझ में आया आपको? यस सर, इवेंट आ गया। हाँ, इवेंट समझना बहुत जरूरी है ना, तभी आप प्रॉब्लम की डेप्थ में जा पाते हैं। रिगरसली एनालिसिस तभी होती है ना, समझने में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, दिमाग पे जोर पड़ता है, बट यू शुड बी मैथमेटिकली शार्प। सो कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3 ये हमने सिलेक्शन किया, ब्लू सर्किल किया, ब्लू सर्किल की इवेंट निकालनी है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, पी एच इक्वल टू दिस कॉमन पोर्शन, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स पोर्शन, इसको दे देता हूं वाई पोर्शन, इसको देता हूं जेड पोर्शन। तो ब्लू सर्किल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पोर्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई पोर्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड पोर्शन, यही तो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पोर्शन, तो एक्स एक इवेंट हो गई। अब एक्स इवेंट को क्या बोलोगे आप, एक्स इवेंट कैसी इवेंट है बताओ, ये वाली इवेंट जो है ये इंटरसेक्शन पार्ट है किसका किसका, कॉइन का और हेड का, कॉइन और हेड का इंटरसेक्शन पार्ट है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूं P X का मतलब है इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉइन ऑब्लिक H। कौन सा कॉइन, फर्स्ट कॉइन, सो इट इज C1 इंटरसेक्शन H प्लस P Y को क्या लिखा जा सकता है, ये किसका किसका इंटरसेक्शन है, C2 इंटरसेक्शन H प्लस C3 इंटरसेक्शन H। तो देखिए PH जो मुझे प्रॉब्लम में निकालना है वो PH निकालना है, और PH जो है वो इन तीन प्रोबेबिलिटीज का टोटल है, तीन प्रोबेबिलिटीज का टोटल है, ठीक है। हाँ बोलिए सर, वो जो कॉइन 3 है वो इरेगुलर है ना, मतलब हाँ वो तो हाँ जैसा भी है मान लीजिए, तो उसमें हम पूरा एरिया कंसिडर करेंगे क्योंकि उसमें तो हेड ही आएगा ना सब में। देखो कॉइन 3 इरेगुलर है ना, तो हाँ ये जी सर, इरेगुलर वाला पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि इरेगुलर। उसमें हेड होगा तो हेड ही हमको निकालना हाँ है। तो हाँ तो ये कॉमन पोर्शन है, यही तो कॉमन पोर्शन है कॉइन 3 और हेड आने का। सर हेड कॉइन आने का 3, हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें तो हमारा पूरा ही पोर्शन आ जाना चाहिए ना, क्योंकि हेड तो हेड हाँ तो ये आएगा वाला ही पोर्शन आएगा। जीरो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो है ना। जाएगा।
बचे हुआ पोर्शन जीरो हो जाएगा उस केस में। हाँ जीरो हो जाएगा, पर होगा तो मतलब वो इंटरसेक्शन ही। मान सर लीजिए, वो मतलब हट जाएगा अरे मैं actually। ऐसे 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 समझो, देखो मैं इस प्रॉब्लम को वैसे दिखाता हूँ। ये B1 B2 B3 तीन है ना, तो देखो Yes. इसमें कुछ कॉमन पार्ट है, इसमें कुछ कॉमन पार्ट है, और इसके बाद ये पूरा पार्ट ले लिया मैंने, हाँ यही मैं बोल रहा हूँ सर। दिस टोटल। यस हाँ तो उसको अब दिखाने के लिए ऐसे भी दिखाया जा सकता है, बाकी जी जीरो सर, हो बिल्कुल जाएगा। अब कॉइन 3, हाँ कॉइन, मान लीजिए कॉइन 3 इरेगुलर ना होता है ना, तब तो फिर ऐसे ही दिखाना ठीक रहता सर्किल के फॉर्म में। तो ये जनरल वे है दिखाने का, है ना। कितनी भी इवेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम में ढेर सारी इवेंट हो सकती है। अब ढेर सारी इवेंट में आप बहुत ज्यादा अभी दिमाग नहीं चला पा रहे हैं कौन रेगुलर है कौन इनरेगुलर है, तो इन दैट केस आप प्रॉब्लम को ऐसे ही समझाएंगे कि हमने एक इनका कॉमन पार्ट ले लिया, कुछ सम इंटरसेक्शन पार्ट इज देयर। तो इस प्रॉब्लम में x पार्ट इज कॉमन, y पार्ट इज कॉमन, z पार्ट इज कॉमन। तो ये इंटरसेक्शन हुआ फर्स्ट कॉइन और हेड का, ये इंटरसेक्शन हुआ सेकंड कॉइन और हेड का, और ये इंटरसेक्शन हुआ थर्ड कॉइन और हेड का। ठीक है, अब इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, C इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाई PD इक्वल टू PC गिवन D। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में C इंटरसेक्शन D आता है ना, तो C इंटरसेक्शन D इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC गिवन D इंटू PD। होगा कि नहीं होगा? हाँ, मुझे अब ये C1 इंटरसेक्शन H निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूं बताओ? हाँ, ये इंटरसेक्शन वाला मुझे पार्ट निकालना है, तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ बोलो? P इंटू C1 इंटू PH गिवन C1, यस सर। है ना। C1 इंटरसेक्शन H बोलूं या H इंटरसेक्शन C1 बोलूं, बात तो एक ही है। इंटरसेक्शन में तो आगे पीछे कर सकता हूं। H इंटरसेक्शन C1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन C1 प्लस दूसरे पार्ट में क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन C2। थर्ड पार्ट में सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन C3। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बस अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या है, 3 कॉइन है, तो C1 की वैल्यू क्या हो गई 1/3 मल्टीप्लाइड फर्स्ट कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 प्लस सेकंड कॉइन पे सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, थर्ड कॉइन पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 बिकॉज इट इज ए इरेगुलर कॉइन। इसमें तो दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 हो गई। बस इसको थोड़ा सम कर दीजिए, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3, so the answer is 2/3. Our answer is correct, but understand the problem in this way. सर हाँ सर ऐसे ही किया था सर, हाँ। पर इवेंट नहीं बना पाया था हाँ। ना। राइट राइट, हाँ, Equation तो यही आपको थी मॉडलिंग सर। में यही बिल्कुल यही चीज सीखना है। आपने किया यही है ना। और बट आप यदि आप इस तरह से करोगे ना, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम को, आप ना वो भी नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। किसी को राइटअप लिख के समझाने की कोशिश करोगे तो वो राइटअप समझ में नहीं आएगा। तो जब हम रिसर्च राइटिंग करते हैं, कहीं पेपर्स भेजते हैं जनरल में, तो हमें अपनी प्रॉब्लम को लिख के समझाना है किसी को, है ना। तो उसको समझाने के लिए आपको प्रॉपर मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, है ना। अदरवाइज वो रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, वो केवल आप ही समझ पा रहे हैं, नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। तो योर आंसर इज गुड, यू हैव डन गुड वर्क, आपका आंसर ठीक है। तो थोड़ा सा अब क्लास को एंड कर देते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा थोड़ा सा। मैंने जो बुक बताई है BS ग्रेवाल की, है ना। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग रैंडम वेरिएबल पे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस पे बात करेंगे, मीन मीडियन मोड पे भी बात करेंगे हम, है ना। कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पे बात करेंगे। ठीक है, इतना काम करते ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट आवर स्टडी ऑन द सिमुलेशन। ठीक है, मॉडल्स पे फिर हम डेप्थ में जाएंगे। अभी ये रिवीजन चलेगा आपका अगली क्लास में भी। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ के आइए। आप कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम
एंडिंग। हाँ जी, एनीवन, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। अब तक की जो 2 क्लासें हुई हैं मॉर्निंग से, उन दोनों में कोई क्वेरी हो? क्या पढ़ा है, मैं समराइज कर देता हूँ। हमने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दिया है ना, इवेंट्स समझ लिए हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझ लिया है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव समझ लिया है ना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। ये हमने कुछ टेक्निकल वर्ड्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लिया है ना। प्रॉब्लम हमने एक डाइस की प्रॉब्लम की है एज एग्जाम्पल, और एक हमने कॉइन की प्रॉब्लम की है एज एग्जाम्पल। तो काफी कुछ कर लिया हमने, इसको थोड़ा सा और दिमाग में स्थिर कर लीजिए, और उसके बाद बीएस ग्रेवाल थोड़ी सी पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में अन्य टॉपिकों पे हम बात करेंगे, मीन, मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो चलिए मैं क्लोज करूं क्लास फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।